हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में क्लास 11th के टॉपिक रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिस्कस करेंगे। इससे पिछली क्लिप में हमने एक्सेलरेशन वेक्टर पे डिस्कस किया था और हमने डिफरेंट पॉइंट्स पर किसी आर्बिट्रेरी पाथ में एक्सेलरेशन वेक्टर की वैल्यू कैलकुलेट की थी। तो वहां पर हमने एक टर्म यूज किया था अपने एक्सप्लेनेशन में, जिसे रेडियस ऑफ कर्वेचर का नाम दिया गया था। हम ये जानते हैं कि जब हम सर्कुलर मोशन का डिस्कशन करते हैं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हर पॉइंट पर एक कांस्टेंट वैल्यू देता है, लेकिन किसी कर्व के अलोंग चलने वाले पार्टिकल के लिए डिफरेंट पॉइंट पर रेडियस का वैल्यू डिफरेंट होता है। सो आज हम अपने डिस्कशन में किसी कर्व के किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे ताकि किसी प्रॉब्लम में रिक्वायरमेंट होने पर इसे यूज किया जा सके। सो मान लीजिए एक कर्व कुछ इस तरह से बनाया जा रहा है और इस कर्व के अलोंग एक पार्टिकल ट्रेवल करने वाला है। हमें इस कर्व के किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करना है। कुछ इस तरह से आप इस बात को समझें। मान लीजिए हमें इस पॉइंट ए पर रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैलकुलेट करना है। इस ए पॉइंट पर पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन को शो करने के लिए एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया गया है। एक ऐसा ही टेंजेंट ए से कुछ दूर एक दूसरे पॉइंट पर हम क्रिएट कर रहे हैं। आप उसे कुछ इस तरह से समझें। यह बात आप ध्यान दें कि जिस पॉइंट पर यह सेकंड टेंजेंट क्रिएट किया जा रहा है, यह पॉइंट ए के नियर बाय पॉइंट के रूप में कंसीडर किया जा रहा है। केवल डायग्राम की क्लैरिटी बनाए रखने के लिए इस बी पॉइंट को ए पॉइंट से इतनी दूर रखा गया है। सो मान लीजिए ए पॉइंट पर टेंजेंट कुछ इस तरह से क्रिएट हुआ है और बी पॉइंट पर टेंजेंट कुछ इस तरह से। बी पॉइंट ए पॉइंट के क्लोजेस्ट है, यह इस पूरे डिस्कशन के दौरान आप न भूलें। मैं यहां पर नोट कर दे रहा हूं कि आप डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो कंडीशन के लिए इस आर्टिकल को डिस्कस कर रहे हैं। आप ये समझें कि हम किसी पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल रहे हैं। हम इस कर्व के इस पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करने के लिए बी पॉइंट को ए के क्लोजेस्ट होना चाहिए ताकि लिमिटिंग कंडीशन लगा के हम ए और बी को कोइंसाइड कर सकें। सो ए और बी नियरेस्ट हैं। पूरे डिस्कशन के दौरान आप अपना माइंड मेकअप रखें। अब ध्यान दें कि अगर इस कर्व के ए पॉइंट पर डाला गया टेंजेंट एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है और यही एंगल बी पॉइंट पर थीटा प्लस डेल्टा थीटा है, तो इन दोनों एंगल की हेल्प से ज्योमेट्री में और कई एंगल्स को पता किया जा सकता है। आप यहां ध्यान से समझें कि इस एंगल के थीटा प्लस डेल्टा थीटा और इस एंगल के थीटा होने से इन दोनों टेंजेंट के बीच के एंगल को कैलकुलेट किया जा सकता है। क्लियरली आप समझे कि इस एंगल के थीटा होने पर इस एंगल को भी थीटा होना चाहिए और दो इंटरनल एंगल का सम एक्सटर्नल के बराबर होता है। सो इस एंगल को मैं डेल्टा थीटा कह सकता हूं। यानी इन दोनों पॉइंट पर बनाए गए इन टेंजेंट्स के बीच में डेल्टा थीटा एंगल होना चाहिए। अब ध्यान दें कि अगर ए पॉइंट पर मैं इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं और ऐसी ही लाइन मैं बी पॉइंट पर भी ड्रॉ करूं, तो ये दोनों लाइन किसी पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करेंगी। ए और बी को नियरेस्ट कंसीडर करते हुए आप ये समझ सकते हैं कि ए बी को एक स्मॉल आर्क कंसीडर करके बनाए गए सर्किल का सेंटर ही ओ है। यानी जो सर्किल ए और बी पॉइंट से पास होगा उसके सेंटर के रूप में ओ को कंसीडर किया जा सकता है। सो जिस वैल्यू को कैलकुलेट किया जाना है, जिसे रेडियस ऑफ कर्वेचर के रूप में डिफाइन किया जा रहा है, वो वैल्यू ओ ए या ओ बी में से कोई एक हो सकती है। यहां पर बार बार मैं आपको बता रहा हूं, आप ध्यान रखें कि ये बी पॉइंट ए के क्लोजेस्ट पॉइंट है और जब लिमिटिंग कंडीशन लगाई जाएगी तो ये बी ए के ऊपर कोइंसाइड हो जाएगा। सो इस डायग्राम में बनाया गया ओ ए और ओ बी ऑलमोस्ट सिमिलर लेंथ की दो वैल्यूज ही हैं। हमें इस आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एक बात और समझें कि ये एंगल 90 डिग्री है क्योंकि ये टेंजेंट और ये इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ की गई लाइन है और सिमिलरली इस एंगल को भी 90 कंसीडर किया जाएगा।
सो इन दोनों एंगल के 90 होने के कारण और इस एंगल के डेल्टा थीटा होने के कारण इस एंगल को 180 माइनस डेल्टा थीटा माना जा सकता है, और इसे 180 माइनस डेल्टा थीटा कंसीडर करने पर इस क्वाड्रिलेटरल में इस एंगल को डेल्टा थीटा कंसीडर किया जा सकता है। सो कुछ इस तरह से आप इस डायग्राम को समझ सकते हैं। अब ध्यान दें, ये एंगल डेल्टा थीटा इन दोनों रेडियस वेक्टर के बीच का एंगल है, और ये ए से बी तक की लेंथ वो आर्क है जो पार्टिकल ने ट्रेवल किया है किसी स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी में। सो अगर मैं एंगल को आर्क से एसोसिएट करूं तो मुझे मिलेगा डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर। यहां पर डेल्टा एस ए से बी तक की आर्क लेंथ को बोला जा रहा है। अब ध्यान दें कि अगर इस फॉर्मूले को रीअरेंज किया जाए तो यह होगा आर इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा थीटा, और लिमिटिंग कंडीशन अप्लाई करने पर इस आर को लिखा जा सकता है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस बाय डेल्टा थीटा, और इसे आप डी एस बाय डी थीटा से चेंज कर सकते हैं। आप जानते हैं कि डेल्टा टी टेंड्स टू 0 कंडीशन रखने पर इस एक्सप्रेशन को डेरिवेटिव के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू किसी पॉइंट पर डी एस बाय डी थीटा को कैलकुलेट करके निकाला जा सकता है। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैलकुलेट करने के लिए हमें डी एस बाय डी थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। अब ध्यान दें कि अगर ये टेंजेंट लाइन ए पॉइंट पर थीटा एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से, तो इस पॉइंट के लिए tan थीटा को dy बाय dx लिखा जा सकता है। हम जानते हैं कि किसी लाइन के स्लोप को tan थीटा से प्रेजेंट किया जाता है, और कैलकुलस में इसी स्लोप को dy बाय dx से प्रेजेंट किया जाता है। सो tan थीटा को dy बाय dx कंसीडर किया जा सकता है। और अब अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूं x कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में, तो मुझे मिलेगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा बाय dx इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, और थोड़ा अरेंज करने पर डी थीटा बाय डी एक्स की वैल्यू बन जाएगी डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, जिसे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। आप ध्यान देते रहें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, मैं एक बार और बता दूं। tan थीटा को dy बाय dx इस लाइन के स्लोप के अकॉर्डिंगली माना गया है। इस इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके हमें sec स्क्वायर थीटा d थीटा बाय dx का वैल्यू d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर के इक्वल मिला है, और फिर d थीटा बाय dx का वैल्यू बना है d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर अपॉन sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा से कन्वर्ट कर दिया गया है, और tan थीटा की वैल्यू को dy बाय dx पुट कर दिया गया है। सो इस तरह से d थीटा बाय dx को कैलकुलेट किया जा सकता है। अब अगर इस इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज किया जाए तो हम इसे लिख सकते हैं ds बाय dx अपॉन d थीटा बाय dx। आप ये जानते हैं कि कैलकुलस में किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए किसी नए वेरिएबल को इस तरह से यूज किया जा सकता है। यानी ds बाय d थीटा को कैलकुलेट करने के लिए हम ds बाय dx और d थीटा बाय dx का रेशियो यूज कर सकते हैं। और अब अगर इन दोनों वैल्यूज को पुट किया जाए तो ये क्या बनेगा, एक बार आप समझें। चूंकि हम जानते हैं कि ds आर्क लेंथ को शो कर रहा है, और ये क्वेश्चन लिमिटिंग कंडीशन में सॉल्व हो रहा है। सो किसी स्मॉल आर्क लेंथ के लिए हम ds को dx और dy के कॉम्बिनेशन से लिख सकते हैं। यानी ds को लिखा जा सकता है dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर अंडर रूट डिवाइडेड बाय dx। यहां पर आप ध्यान दें कि किसी कर्व में अगर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y है और उसके नियर बाय कोऑर्डिनेट x प्लस डेल्टा x या x प्लस dx कह लीजिए एक स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए, और y प्लस dy है, सो इन दोनों पॉइंट के नियरेस्ट होने के कारण इस आर्क को कॉर्ड के रूप में कंसिडर किया जा सकता है। और ऐसे में अगर यहां पर एक ट्रायंगल क्रिएट किया जाए तो dx और dy की हेल्प से इस लेंथ ds को कैलकुलेट किया जा सकता है। सो इस छोटे से ट्रायंगल में
ds की वैल्यू को dx और dy की हेल्प से पाइथागोरस थ्योरम लगा के कैलकुलेट किया गया है। एक बात यहां पर ध्यान रखें, किसी बड़े आर्क के लिए एक लॉन्ग टाइम इंटरवल में यह बात सच नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि यह डिस्कशन डेल्टा t टेंड्स टू 0 के लिए किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में आर्क और कॉर्ड को सिमिलर माना जा सकता है। पाइथागोरस लगा के जो वैल्यू कैलकुलेट होगी वो कॉर्ड की होगी, लेकिन चूंकि छोटे टाइम इंटरवल के लिए कॉर्ड और आर्क डिफर नहीं करेंगे, तो इसे ds की जगह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सो ds बाई dx को कुछ इस तरह से प्रेजेंट किया जा सकता है, और d थीटा बाई dx की वैल्यू को अगर इस इक्वेशन से यहां पर अप्लाई किया जाए तो यह बनेगा d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर अपॉन 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर। सो कुछ इस तरह का आउटकम आएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए किसी पॉइंट ए पर। और अब अगर मैं इस न्यूमरेटर को थोड़ा सा अरेंज करूं, यानी इस dx को अंडर रूट के अंदर शिफ्ट करूं, तो आप ध्यान से देखते रहें, ये बन जाएगा 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर विद अंडर रूट, और इसके डिनोमिनेटर पे होगा d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर, और थर्ड लाइन में ये टर्म जो है 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर, इसे न्यूमरेटर में अगर शिफ्ट कर दिया जाए तो इस हाफ पावर और आने वाली फुल पावर को कंबाइन करके 3/2 पावर के रूप में लिखा जा सकता है। सो कुछ इस तरह से रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए एक फॉर्मूला डेवलप किया जा सकता है। कुछ इस तरह का फॉर्मूला हमें मिलेगा, यह है 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 अपॉन d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर को कुछ इस तरह के फॉर्मूले से दिया जा सकता है। एक बात और ध्यान रखें, रेडियस ऑफ कर्वेचर और कर्वेचर दो अलग अलग वर्ड्स हैं। कई बार एग्जाम रेडियस ऑफ कर्वेचर और कर्वेचर वर्ड्स को यूज करके क्वेश्चन पुट अप करता है, तो वहां पर थोड़ा सावधान रहें। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी कर्व की जितनी ज्यादा होगी, कर्वेचर उतना ही कम होगा। कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर एक दूसरे के रेसिप्रोकल टर्म है। जिस कर्व में कर्वेचर कम होगा, यानी जो कर्व कम कर्व्ड होगा, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा होगा। ठीक उसी प्रकार जिस कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा होगा, उसका कर्वेचर बड़ा होगा। सो कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर पर क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं, तो कई बार स्टूडेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैलकुलेट करके उसकी छोटी वैल्यू देख के कर्वेचर को भी छोटा कह देता है। तो यहां पर सावधानी बरतें, कर्वेचर बड़ा होगा अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा होगा, और अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा होगा तो कर्वेचर छोटा होगा। सो कुछ इस तरह के फॉर्मूले को यूज करके आप रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू को कैलकुलेट कर पाएंगे और कर्वेचर के बारे में अपने आइडियाज डेवलप कर पाएंगे। यह फॉर्मूला एक्स वाई कोऑर्डिनेट के टर्म में प्रेजेंट किया जा रहा है। नॉर्मली प्रॉब्लम्स को करने के लिए हम किसी कर्व के मोशन से जुड़े हुए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो हमने पिछली क्लिप में डिराइव किया था, जिसका वैल्यू ए नॉर्मल इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर कैलकुलेट हुआ है, उसका यूज करते हैं। लेकिन अगर कभी किसी कर्व के पाथ की इक्वेशन को एक्स वाई कोऑर्डिनेट के टर्म में दिया हुआ है, या ऐसा बोला गया है कि कोई पार्टिकल एक पैराबोला पे या इलिप्स पे ट्रेवल कर रहा है और आपको उस इलिप्स या पैराबोला की इक्वेशन गिवन है, तो उस कंडीशन में रेडियस ऑफ कर्वेचर को इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जा सकेगा। जिस कोऑर्डिनेट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा गया है, आप इस फॉर्मूले को सॉल्व करने के बाद एक्स वाई की वैल्यू पुट करके उस पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर पाएंगे। थैंक यू।